नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जयपुर में करेंगे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट और राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का उद्घाटन। पानीपत में LIC की बीमा सखी योजना का भी करेंगे शुभारंभ। महाराष्ट्र में भाजपा विधायक राहुल नार्वेकर निर्विरोध बनेंगे विधानसभा अध्यक्ष। सोमवार को होगा औपचारिक ऐलान। लगातार दूसरी बार नामित किए जाने पर PM और पार्टी नेताओं का जताया आभार। बहरीन में विदेश मंत्री अजय शंकर ने मनामा डायलॉग को किया संबोधित। पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम, मानवीय सहायता और बंधकों की सुरक्षित वापसी पर फिर दिया जोर। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी। गाजियाबाद में विशाल आक्रोशित सभा का हुआ आयोजन। श्रीनगर में भी बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उठाई गई आवाज। दमिश्क पर विद्रोहियों के कब्जे के साथ सीरिया में असद शासन का अंत। नई सरकार की सत्ता संभालने तक प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली करेंगे सार्वजनिक संस्थानों की देखरेख। भारतीय दूतावास कर रहा है काम। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को राजस्थान और हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 और राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। वे इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस निवेश शिखर सम्मेलन का विषय पूर्ण जिम्मेदार तैयार है। शिखर सम्मेलन में जल सुरक्षा, सतत खनन, सतत वित्त, समावेशी पर्यटन, कृषि व्यवसाय, नवाचार और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप जैसे विषयों पर 12 क्षेत्रीय विषयगत सत्र आयोजित किए जाएंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान 8 देशों के सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। शिखर सम्मेलन में 16 भागीदार देशों और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित 32 से अधिक देश भाग लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। LIC की ये पहल 18 से 70 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है जो 10वीं कक्षा पास है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के मुख्य परिसर की नींव भी रखेंगे। 495 एकड़ में फैले मुख्य परिसर और 6 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्थापित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए 1 बागवानी महाविद्यालय और 10 बागवानी विषयों को कवर करने वाले 5 स्कूल होंगे। ये फसल विविधीकरण और बागवानी प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए विश्व स्तरीय अनुसंधान की दिशा में काम करेगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में उनकी भागीदारी को और मजबूत करने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के पानीपत से बीमा सखी नाम के नए केंद्रीय योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। देश में वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं की भूमिका और भी सशक्त होने जा रही है। क्या है इस नई योजना की खासियत, बता रहे हैं पानीपत में हमारे संवाददाता अजय मिश्र। सशक्तिकरण और समान साझेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र की योजनाओं के केंद्र में रही है। चाहे आप लखपति या दीदी योजना की सफलता की बात करें या फिर द्रोण दीदी योजना की, अब बारी है बीमा सखी की। पानीपत में जिस राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं वो बहुत ही अनोखी और खास होने जा रही है। इसमें देश में फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अब महिलाओं की भूमिका को और भी सशक्त बनाया जाएगा। इसके लिए बताया जा रहा है कि 35,000 से जो ज़्यादा महिलाएं हैं उनकी ट्रेनिंग की जाएगी और ट्रेनिंग के साथ साथ उनको 7,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। 2,100 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वो बीमा के एजेंट के रूप में या फिर LIC के DO डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में काम करने के पात्र हो जाएंगे। आपको याद होगा कि पानीपत की धरती से 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसका जमीन पर जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। और ये देशव्यापी योजना वित्तीय साक्षरता के लिहाज से, महिलाओं के स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बनने के लिहाज से एक बड़े मील का पत्थर साबित होने जा रही है। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, पानीपत।
और राजस्थान के जयपुर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय निवेशक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को गुलाबी नगरी में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता विशाल बैरस्टो ने राजस्थान के उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर से खास बातचीत की और इस बारे में और जानकारी ली। राइजिंग राजस्थान, जी हां, हम बात कर रहे हैं 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की, जिसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को। और मेरे साथ है राजस्थान के उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि राजस्थान किस तरह से देश की प्रगति में अपना योगदान कर रहा है। कर्नल राठौर, हम बात कर रहे हैं राइजिंग राजस्थान की, तो आप किस तरह से देखते हैं इस इवेंट को और राजस्थान के कंट्रीब्यूशन को? 23 के अंदर चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता ने आशीर्वाद दिया। अब हमारा लक्ष्य है ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आए और बड़े परिवर्तन की शुरुआत तुरंत हो जानी चाहिए। इसीलिए पहले ही वर्ष में डबल इंजन की सरकार की ताकत से हमने इन्वेस्ट समिट रखा है, राइजिंग राजस्थान उसका नाम है। इसको ग्लोबल समिट हमने बनाया। अगर हम राइजिंग राजस्थान की बात करते हैं तो कितने कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? और बगल में है गुजरात, आपने वाइब्रेंट गुजरात अटेंड किया था, तो उससे आपको कितनी हेल्प मिली ताकि हम एक और नया मील का पत्थर स्थापित हो? गुजरात से, मध्य प्रदेश से, अनेक राज्यों से हमने उनकी पॉलिसीज को देखा और उनको आकलन करते हुए राजस्थान के अंदर हमने 21 नई पॉलिसीज बनाई हैं। जो आप जैसे पूछ रहे थे, 23 राष्ट्र ऐसे हैं जो इस इन्वेस्ट समिट, राजस्थान की जो राइजिंग राजस्थान समिट है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। राजस्थान का यूएसपी हमेशा से टूरिज्म रहा है। इंडस्ट्रीज में हम गुजरात के कंपैरिजन में अभी उस लेवल तक नहीं आ पाए। बतौर उद्योग मंत्री आपने किस तरह का ब्लूप्रिंट तैयार किया है? देखिए, राजस्थान के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत एडवांस्ड है। उसके साथ साथ इंजीनियरिंग सिस्टम डिजाइनिंग की जो कंपनीज है वो बहुत बढ़िया कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो कंपनीज हैं वो अपना इंटरेस्ट दिखा रही हैं। इन सभी जो सेक्टर्स जो मैंने आपको बताया, उसके अलावा एक पूरा का पूरा पेट्रोकेमिकल जोन बाड़मेर के अंदर तैयार हो रहा है। तो राजस्थान में कोई कमी ही नहीं है। आपने सुना उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को। राजस्थान में कोई कमी नहीं है और राजस्थान सिर्फ यही कह रहा है, पधारो हमारे देश। कैमरामैन मोहित उइके के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, जयपुर। और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी करारी हार के बाद अभी भी ईवीएम के मुद्दे से बाहर नहीं आ पा रही है। विपक्षी दल लगातार ईवीएम का बहाना बनाकर जनादेश को नकार रहे हैं, तो उधर महायुति से साफ कर दिया है कि ईवीएम के बहाने अघाड़ी के नेता जनता के आदेश का अनादर कर रहे हैं। महायुति के नेताओं ने तमाम चुनावों के आंकड़े गिनाकर कहा है कि जब विपक्षी दल चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम को ठीक बता देते हैं, लेकिन हारने पर ईवीएम का रोना रोते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी करारी हार को महाविकास अघाड़ी पचा नहीं पा रही है। 5 महीने पहले लोकसभा में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करने वाले विपक्ष की विधानसभा चुनाव में बाजी पलटी तो ईवीएम का मुद्दा फिर सामने आ गया। अघाड़ी इस बात पर अड़े हुए हैं कि अगर ईवीएम न होती तो उसकी जीत पक्की थी। जहां एक शनिवार को ईवीएम का बहाना बनाकर विधायकों के शपथ ग्रहण का बहिष्कार हो रहा था, तो वहीं अगले ही दिन शपथ लेकर ईवीएम में आस्था भी प्रकट कर दी गई। अब महायुति हमलावर है कि ये कैसा सियासी खेल है कि अगर जीते तो ईवीएम ठीक और हारे तो मशीन खराब। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, लोकसभा चुनाव में महायुति को 43.55% जबकि महाविकास अघाड़ी को 43.71% वोट मिले। अघाड़ी को 31 और महायुति को 17 सीटें मिली, लेकिन तब विपक्ष को ईवीएम पर भरोसा था। उन्होंने कहा कि विपक्ष का ये दोहरा चरित्र संविधान का अपमान है। विपक्ष को ये जो महाराष्ट्र की जनता ने क्लियर मैंडेट दिया है उसका स्वागत करना चाहिए। अभी झारखंड में चुनाव हुआ, प्रियंका गांधी जी का चुनाव हुआ, कई लोगों का चुनाव हुआ, ये इधर का नांदेड़ बाई इलेक्शन का चुनाव हो गया, उसमें भी कांग्रेस की जीत हुई है। तो ये सब जब उनकी जीत होती है तो ये ईवीएम अच्छी है। हालांकि जनता के जनादेश पर सवाल उठाने वाला विपक्ष अपने ईवीएम राग पर अड़ा हुआ है। शरद पवार ने तो बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने की मांग कर दी। भाजपा ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि जनता को गुमराह करने के बजाय शरद पवार को सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। शरद पवार साहब, इन्होंने हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। उनका बहुत बड़ा नुकसान ये चुनाव में हुआ। उन्होंने जिस प्रकार से झूठी बातें कही लोकसभा चुनाव में, वो झूठी बातें जनता ने नकार दी। तो ये सारा खेल जो खेला जा रहा है
ये आने वाले जो लोकल पंचायत के चुनाव है, कारपोरेशन के, महानगर पालिका के और पंचायत के, उस चुनाव को अपनी साख बचाने के लिए पवार साहब दौड़भाग कर रहे हैं। महायुति विपक्ष पर ईवीएम के बहाने लोगों को भड़काने का आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि विपक्ष को ईवीएम विरोधी माहौल बनाने के बजाय अपनी विफलताओं को स्वीकार करना चाहिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष ईवीएम का राग अलाप रहा है। इससे पहले भी हार के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े करने की नई परंपरा गढ़ ली गई है। ऐसे लगता है कि ये देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को प्रभावित करने की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज। विपक्षी खेमे इंडी अलायंस में इन दिनों आपसी खींचतान तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए इकट्ठा हुए विपक्षी दल चुनावी हार के बाद अब अलग अलग राह पर दिखाई पड़ रहे हैं। ममता बनर्जी के इंडी गठबंधन के नेतृत्व करने की बात कहकर कांग्रेस और राहुल गांधी को सहयोगी दलों के बीच और ज्यादा अलग थलग कर दिया है और इस पूरे मामले पर इंडी गठबंधन के तमाम दल खुलकर ममता बनर्जी के साथ आ गए हैं, तो एनडीए नेता भी पूरे मामले पर चुटकी ले रहे हैं। ममता बनर्जी के इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने के बयान के बाद से इंडिया अलायंस में हलचल बहुत तेज हो गई है। जहां एक ओर कांग्रेस किसी और के नेतृत्व को स्वीकारने को खारिज कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के तमाम सहयोगी दल खुलकर ममता बनर्जी के समर्थन में बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद गुट के नेता इंडी गठबंधन के नेतृत्व परिवर्तन में बदलाव के सीधे तौर पर संकेत दे रहे हैं और ममता बनर्जी का समर्थन करते दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। कहीं अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई। इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहाँ भी आधी सीटें हार गए। दिल्ली में भी अगर आप देखिए, लोकसभा में हो या हर एक राज्य में हो, हमारा जो गठबंधन है हमारे संविधान और हमारे जनता की आवाज के लिए लड़ रहा है। ममता दीदी तो हमारे बहुत करीबी है, उत्कृष्ट नेता भी है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि वो इंडी गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है और रहेगी, लेकिन गांधी परिवार से रॉबर्ट वाड्रा ने ममता बनर्जी के बयान को खारिज नहीं किया, बल्कि किसी भी नेता के नेतृत्व को स्वीकारने की बात कहकर मामले को और तूल दे दिया है। गठबंधन में एक बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस पार्टी थी और हमेशा रहेगी। राहुल गांधी हमारे नेता हैं और नेता रहेंगे। बहुत लीडर्स हैं इंडिया गठबंधन में। मैं तो सहमत हूं, कोई भी वहां के लीडर अगर वहां लीड करना चाहेंगे इंडिया गठबंधन को तो अच्छी बात होगी। इंडी गठबंधन में मची आपसी खींचतान पर भाजपा और एनडीए लगातार मुखर है और कह रही है कि इंडी गठबंधन के दलों को राहुल और कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार नहीं है और सभी नेताओं में नेतृत्व करने की होड़ मची हुई है। ममता बनर्जी को अचानक ये सपना आ रहा है कि इंडिया अलायंस को ये डूबती नैया है। डूबती नैया का वो अगर कैप्टन बनना चाहती है तो हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उसका जो एलओपी पार्लियामेंट में बनाया हुआ है, वहां वो शायद ठीक काम नहीं कर पा रहे, तो जो उनकी साथी पार्टियां हैं, देश की सबसे बड़ी 3 नंबर की पार्टी और देश की सबसे बड़ी 4 नंबर की पार्टी ने उनको बिल्कुल मना कर दिया, हम इनकी लीडरशिप में काम नहीं करेंगे, जो अखिलेश जी और ममता जी ने। पवार साहब कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी का नेतृत्व सक्षम नहीं है, कांग्रेस अभी नेतृत्व कर पा नहीं सकता है। तो मुझे लगता है पवार साहब का दिशा एक तरफ रहता है और बोलना एक तरफ रहता है। उनके मन में क्या है वो आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। लोकसभा चुनाव 2024 और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से इंडी गठबंधन में आपसी कलह एक बार फिर से बाहर आ गई है। ममता बनर्जी को गठबंधन का नेतृत्व करने के मुद्दे पर सहयोगी दलों से मिल रहे समर्थन के बाद कांग्रेस गठबंधन में ही अलग थलग पड़ती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और महाराष्ट्र के लातूर में किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे के बाद मामला गर्मा गया है। कोर्ट के नोटिस के बाद जहां किसानों के बीच डर पैदा हो गया है, तो महायुति सरकार ने कहा है कि किसानों की जमीन पर कोई कब्जा नहीं हो सकता। इस पूरे मामले पर जमकर सियासत भी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के लातूर में किसानों की 300 एकड़ जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया है। इसको लेकर औरंगाबाद के कोर्ट में याचिका भी डाली गई है, जिस पर 20 दिसंबर को सुनवाई होगी। वक्फ बोर्ड के इस दावे के बाद तलेगांव के किसानों में डर का माहौल है। उन्होंने सरकार से हस्तक्षेप करने को कहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मामले में कहा कि यह आम जनता की सरकार है, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे।
मैंने अभी भी कहा है, ये सरकार आम जनता का है, किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होने देगा। इस मामले में भाजपा ने न केवल वक्फ बोर्ड पर निशाना साधा, बल्कि इसके लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। बार बार केंद्र को भी और राज्य को भी हमने लिखा है कि इसके लिए जो वक्फ बोर्ड ने बदमाशी की है, वहां पर हमारी सारी जमीन हड़प ली है। सारी जमीन जो नियम के बाहर हड़पी है, सारी जमीन किसानों को और हिंदू देव देवता के ट्रस्ट को और जिसको भी जिस समाज की जमीन ली है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, वो सारी छोड़नी चाहिए और उसके लिए सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। वक्फ बोर्ड के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी तुरंत ही कानून देश के लोकसभा में लाने वाले हैं। ये जो कांग्रेस ने पाप किया है, वक्फ बोर्ड को एडिशनल पावर दे करके उसकी सत्ता का दायरा बढ़ा करके, उसका परिणाम देश भोग रहा है। वहीं इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वक्फ बोर्ड का बचाव करते हुए कहा कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। किसान लोग इस बात का दावा करते हैं कि भाई ये जगह हमारी है, उनके पास सबूत पेपर वगैरह है, तो वक्फ बोर्ड ऐसी 100 नोटिस जारी करे, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर वो जगह वक्फ की है और शेतकरी लोग वहाँ खेती करते आ रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड को इस बात का अधिकार है कि वो अपनी जमीन उनसे वापस लेने के लिए नोटिस देवे। दरअसल संभाजीनगर के वक्फ बोर्ड ने अहमदपुर के 103 किसानों की 300 एकड़ पुश्तैनी जमीन पर दावा ठोका है। किसानों को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। मामले की सुनवाई छत्रपति संभाजीनगर स्थित महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण में चल रही है। अभी तक 2 सुनवाई हो चुकी है और अगली सुनवाई 20 दिसंबर को निर्धारित है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल संभल जिला कोर्ट में कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पेश होनी है। संभल जिला अदालत ने कोर्ट कमिश्नर को 10 दिनों में रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया था। इसकी तारीख सोमवार को समाप्त हो रही है और इसको लेकर कोर्ट कमिश्नर का बयान सामने आया है। कोर्ट कमिश्नर सर्वे की रिपोर्ट न्यायालय में सोमवार को नहीं पेश करेंगे और कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव ने स्वास्थ्य संबंधी समस्या का हवाला दिया है और सर्वे जांच रिपोर्ट कल कोर्ट में पेश किए जाने को लेकर असमर्थता जताई है। कोर्ट ने 9 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे। कोर्ट में 29 तारीख थी, इसमें 29 नवंबर रिपोर्ट सबमिट कर दी। उसमें हमने 10 डेज टाइम लिया था कि वो एनालिसिस नहीं हो पाया था उस समय। 10 दिन का समय लिया, 10 दिन का कोर्ट ने समय हमें अलाउ किया। उसके बाद अब उसकी काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी फोटोग्राफी हुई है, उसका एनालिसिस करना भी होता है, फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, उसमें देखेंगे, कंप्लीट करना पड़ता है, फिर उसका ऑडिट, रिपोर्ट का ऑडिट करते हैं, फिर देखेंगे उसे इसी तरीके क्या क्या चीज़ें हैं। कोशिश करूँगा कल का रिपोर्ट सबमिट कर दूँ, अगर स्वास्थ्य सही रहा तब ऑनरेबल कोर्ट से हम सबमिट के लिए प्रेयर करेंगे। जो भी ऑनरेबल कोर्ट समय फिक्स करेगी उसे रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। अब तो रिपोर्ट लगभग फाइनल स्टेज पे ही है। और उधर हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर दिल्ली कूच की तैयारी में बैठे पंजाब के किसानों ने अपना मार्च स्थगित करने का फैसला किया है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने इस बात की घोषणा करते हुए बताया कि बैठक के बाद आगे का कार्यक्रम तय किया जाएगा। बता दें कि शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने किसानों को कुछ ही मीटर की दूरी पर रोक दिया। प्रदर्शनकारी किसानों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़पें भी हुई। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के लिए कानूनी गारंटी और अन्य मुद्दों के समाधान की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। दिल्ली मार्च शुरू किया है वो गलत मार्च किया है। राज्य मंत्री जी ने कहा है कि मार्च करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 गो प्रतिनिधि आवे, भारत सरकार खुला है, बात करने को तैयार है, उनकी हर समस्याओं को दूर करने को तैयार है। वैसी परिस्थिति में लोग मार्च का एक ढोंग रच रहे हैं, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। किसान के प्रति नरेंद्र भाई मोदी जी काफ़ी चिंतित हैं। किसान को उनके प्रोडक्ट का दुगना फायदा हो, जो MSP कहते हैं जिसको कि समस्त मूल्य का जो हमारा ये है, उस चीज़ को आगे बढ़ाने की बात उन्होंने की है। और भारत तेजी से डिजिटलाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में इसमें परिवर्तनकारी विकास हुआ है। सरकार के अनुसार देश में अब तक 138.34 करोड़ आधार नंबर तैयार किए जा चुके हैं। वहीं देश में 37
4.6 करोड़ यूजर अब डिजी लॉकर की सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए भारत का बुनियादी ढांचा लगातार विकसित हो रहा है। इससे पहले यूपीआई ने इस साल अक्टूबर में एक ही महीने के भीतर लगभग 16.58 बिलियन वित्तीय लेन देन करके एक मील का पत्थर हासिल किया। मंत्रालय ने कहा कि 2025 के अंत तक यूपीआई लेन देन की संख्या प्रति माह 25 बिलियन तक पहुंच सकती है। इसके अलावा भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए डेटा केंद्रों का भी विकास हुआ है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने दिल्ली, पुणे, भुवनेश्वर और हैदराबाद जैसे शहरों में अत्याधुनिक राष्ट्रीय डेटा केंद्र स्थापित किए हैं। ये डेटा केंद्र सरकारी कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित करते हैं। और वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक लेख को रीपोस्ट किया है, जिसमें पूर्वोत्तर भारत में हो रहे विकास को विस्तार से बताया गया है। लेख में केंद्रीय मंत्री ने लिखा है कि पूर्वोत्तर भारत में बेहतर कनेक्टिविटी, डिजिटल समावेशन और बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से उल्लेखनीय विकास दिख रहा है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में आयोजित अष्टलक्ष्मी महोत्सव पूर्वोत्तर के कपड़ा क्षेत्र, पर्यटन के अवसरों और पारंपरिक शिल्प कौशल को दर्शाता है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र विकसित भारत के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभा रहा है। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक न्यूज़पेपर में लिखे अपने लेख में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए किए गए कार्यों को विस्तार से बताया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर को उसकी विविध संस्कृति और आर्थिक क्षमता के कारण भारत का विकास इंजन बना दिया है। पूर्वोत्तर भारत में बेहतर कनेक्टिविटी, डिजिटल समावेशन और बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। पिछले 10 वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में निवेश को बहुत अधिक बढ़ाया गया और उच्च प्रभाव वाली पूंजीगत परियोजनाओं को लागू किया गया। साथ ही क्षेत्र की सांस्कृतिक शक्ति का निर्माण करने का प्रयास किया गया। वहीं लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट में संशोधित किया गया था और अब इसे एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट और एक्ट फर्स्ट में बदल दिया गया है। 2014-15 में केंद्र द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र को बजटीय आवंटन 27,359 करोड़ रुपए था, जो अब 275% से अधिक बढ़कर 1,02,749 करोड़ रुपए हो गया है। क्षेत्र में हवाई अड्डों की संख्या 9 से बढ़कर 17 हो गई है। वहीं क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 16,125 किलोमीटर हो गई है, जो 2014 से पहले की तुलना में 147% अधिक है। इस वृद्धि को डिजिटल कनेक्टिविटी द्वारा और बढ़ावा दिया जा रहा है। 4G कनेक्टिविटी पूर्वोत्तर के 4,525 गांवों तक पहुंचाई गई है और लगभग 5,600 गांवों को 3,715 करोड़ रुपए के बजट के साथ डिजिटल भारत निधि के तहत कवर किया जा रहा है। वहीं पूर्वोत्तर की अनूठी संस्कृति और कला भी वैश्विक मंच पर छा रही है। हाल ही में असमिया को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली मोइदम को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय भी विविधता में एकता के विचार से प्रेरित है और सरकार के समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से जर्मनी से एरी सिल्क के लिए प्रतिष्ठित ओको टैक्स प्रमाणन प्राप्त किया है। नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट प्लेटफॉर्म ने क्षेत्र के किसानों को सशक्त बनाया है। अब ये क्षेत्र के हर किसान के लिए उपलब्ध है। क्षेत्र में 3,579 स्वीकृत परियोजनाओं में से 2,438 को पूरा कर लिया गया। दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव के पहले संस्करण की मेजबानी की जा रही है, जो जीवंत कपड़ा क्षेत्र, पर्यटन के अवसरों और पारंपरिक शिल्प कौशल का उत्सव है। ये 3 दिवसीय उत्सव 8 राज्य मंडपों, एक नॉर्थ ईस्ट हाट के साथ सांस्कृतिक विविधता और विरासत को समेटे हुए हैं। इसमें 320 स्टॉल और 500 से अधिक कारीगरों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव अपनी सांस्कृतिक और विकासात्मक प्रदर्शनियों से सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा है। उत्तर पूर्वी राज्यों के मंडपों में वहां के उत्पादों और खानपान की प्रदर्शनियां इस आयोजन का मुख्य प्रमुख आकर्षण है। युवाओं के साथ ही ये निवेशकों को भी आकर्षित कर रही है।
नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे अष्टलक्ष्मी महोत्सव काफी आगंतुकों को आकर्षित कर रहा है, जो उत्तर पूर्व भारत की जीवंत संस्कृति को जानने और समझने के लिए उत्सुक हैं। प्रदर्शनी उत्तर पूर्व की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का प्रतिनिधित्व करती है। इसके माध्यम से न सिर्फ लोगों में उत्तर पूर्व की संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ी है, बल्कि निवेशकों को भी आकर्षित कर रही है। ये 3 दिनों का अष्टलक्ष्मी महोत्सव है। इसमें हम 8 राज्यों की जो हमारी विविधताएं हैं उनको हम प्रदर्शित कर रहे हैं, चाहे वो वहाँ के पर्यटन की संभावनाओं के बारे में हो, चाहे वहाँ की सांस्कृतिक विरासत के बारे में हो, चाहे वहाँ पर जीआई के उत्पाद जो हैं उनके बारे में हो, वहाँ पर हमारी निवेश की क्या संभावनाएं हैं, बायर सेलर मीट के माध्यम से कैसे इसको हम और बढ़ावा दे सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ कर रहे हैं। बारीकी से तैयार किए गए बांस के उत्पाद और जीवंत मनके के आभूषणों से लेकर शानदार रेशमी कपड़ों तक हर काउंटर पूर्वोत्तर राज्यों की अनूठी विरासत की झलक प्रस्तुत करता है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव इनके उत्पाद तैयार करने वाले कारीगरों को भी अपना कौशल दिखाने का मंच भी प्रदान कर रहा है। युवा उद्यमी और स्टार्टअप्स पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति और शिल्प कौशल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे जितना भी है हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी है, टोटली हैंड क्राफ्टेड है ये। और तो ये ज्वेलरी जो हमारा ट्रेडिशनल अपने कल्चर के रिलेटेड है, तो इसी को मैं लेके आई हूँ। और यहाँ पे नॉट ओनली द ट्रेडिशनल डिजाइन्स बट फ्यूजन भी है यहाँ पर। मैं जो बना रहा हूँ सर, यह मेरा मनपा टाइप का ट्रेडिशनल शू है सर। जो भी ये है ट्रेडिशनल शू है, ये शादी उदी में पहना करता है। इसको बनाना डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आया था। और ये जो है केप है सर, जो मनपा जनजाति लोग पहना करता है शादी उदी में ओकेजन। और ये वाला केप तो सर नॉर्मली पूरा तवांग लोग यूज़ करता है। ये बारिश में भी अच्छा है और ये बर्फ में भी अच्छा है। और ये याक का हेयर से बना हुआ है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं है, यह पूर्वोत्तर की समृद्ध कला का उत्सव है और भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति में इस क्षेत्र की अभिन्न भूमिका का प्रमाण है। चंद्रशेखर, टीटी न्यूज। सीमा सुरक्षा बल अपना 60वां स्थापना दिवस मना रहा है। बीएसएफ दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है और इस अवसर पर रविवार को जोधपुर में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल हुए। अमित शाह ने इस अवसर पर बीएसएफ कर्मियों को बधाई देते हुए सीमा सुरक्षा बल के अदम्य साहस और वीरता की सराहना की। जीवन पर्यंत कर्तव्य, अपने इस आदर्श वाक्य के साथ सीमा सुरक्षा बल अपना 60वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर चंदेल परेड ग्राउंड, सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल जोधपुर में स्थापना दिवस परेड का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। गृह मंत्री ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी भी ली। अमित शाह ने इस अवसर पर सीमा सुरक्षा बल को उनकी उत्कृष्टता के लिए बधाई भी दी। आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में जाने जाते हैं। वहां पर आने वाली सभी चुनौतियों को पार कर देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति को मजबूत करने का काम मेरे बीएसएफ के जवानों ने किया है। साल 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद एक सशक्त सीमा सुरक्षा बल की आवश्यकता महसूस हुई और 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई। बीएसएफ दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा बल है, जिसके आरंभ में यानी साल 1965 में महज 25 बटालियन थी, जो बढ़कर 193 बटालियन हो चुकी हैं, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा बीएसएफ के जवान देश की सेवा में जुटे हुए हैं। बीएसएफ 6,386 किलोमीटर की भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश को लगने वाले इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा में लगी हुई है, इसलिए इसको देश की प्रथम सुरक्षा पंक्ति होने का गौरव भी प्राप्त है। चाहे जम्मू और कश्मीर में एलओसी पर तैनाती का मामला हो, या फिर मणिपुर में कानून व्यवस्था को कायम रखने की चुनौती हो, या फिर यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशन की बात हो, सीमा सुरक्षा बल का योगदान हर जगह नजर आता है। सीमा सुरक्षा बल ने अपने साहस और कर्तव्यों के प्रति निष्ठा को विश्व पटल पर स्थापित किया है। विभिन्न उपलब्धियों के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल को प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशंस डैग हैमर्सफोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। स्थापना दिवस के इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा अलंकरण समारोह एवं ट्रॉफी वितरण भी किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने विशेष डाक कवर और बॉर्डर मेन पत्रिका का विमोचन भी किया। परेड समारोह में एक तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, तो वहीं जाबाज जवानों ने अपने कर्तव्यों से लोगों के मन को मोह लिया।
जबरदस्त तरीके से पूरे उल्लास के साथ में, उत्साह के साथ में, उमंग के साथ में बीएसएफ ने अपना 60वां स्थापना दिवस परेड समारोह मनाया और इस समारोह में सब कुछ देखने को मिला। वीरता और शौर्य की कहानी भी, जिसको सम्मानित किया गया। कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ मनीष बाजपेयी, डीडी न्यूज, जोधपुर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के 5 स्तंभों पुलिस, जेल, न्यायपालिका, अभियोजन और फॉरेंसिक का संपूर्ण आधुनिकीकरण हो चुका है। और इसी कड़ी में चंडीगढ़ भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पूर्णतः इम्प्लीमेंट करने वाला देश का पहला संघ शासित प्रदेश बन गया है। और इन्हीं तीनों कानून की पूरी तरह से इन्हें लागू करने पर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक सुरेंद्र यादव से बात की हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने। हमारे साथ इस समय चंडीगढ़ के डीजीपी सुरेंद्र यादव जी हैं। सर, जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री ने भी इसका उद्घाटन किया और देश को समर्पित किए ये पूरी की पूरी प्रक्रिया, किस तरीके से आप लोगों ने इसे लागू किया, किस तरीके की चुनौतियां रहीं और आगे का क्या प्लान है? देखिए, विकसित भारत के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दूरदृष्टि है, ये तीनों कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये उस दूरदृष्टि को परिलक्षित करते हैं। हमने जो है प्रशिक्षण के तौर पर भी हमने अपने सभी जो साथी हैं चंडीगढ़ पुलिस के, उन सभी के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया है। थानों पर और बाकी जो तकनीकी आवश्यकताएं हैं, तकनीकी संवर्धन की जो आवश्यकताएं हैं, उसके बारे में पूरी तैयारियों के साथ उनको लागू किया है। साथ के साथ जो आपराधिक न्याय प्रणाली के जितने भी स्तंभ हैं, चाहे वो पुलिस हो, अभियोजन हो, जेल, हॉस्पिटल, फॉरेंसिक्स, सभी के साथ एक अच्छे समायोजन के तहत सभी को जो है एकीकरण करने का प्रयास किया गया है। इसमें एक चीज़ और देखी जा रही है कि हर चीज़ को समयबद्ध किया गया है, तो पुलिस के लिए ये कितना सहूलियत भरा है या चुनौती भरा है? क्योंकि अब तक पूरी की पूरी न्याय प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी बाधा थी कि समय की सीमा तय नहीं होती थी, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, समयबद्ध का होने का फ़ायदा ये है कि आपके संसाधन बचते हैं, आपका समय बचता है, और साथ के साथ जो स्किल्स हैं किसी भी कर्मचारी की, अगर उसमें सुधार होता है तो उसके लिए उसका काम करने की जो सहूलियत है, जिसको ईज ऑफ सर्विस कहते हैं, ईज ऑफ वर्क कहते हैं, और एक ईज ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, इन सभी चीज़ों की प्रभाव होने के कारण से जो पूरा जो आपराधिक न्याय प्रणाली की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें ऑब्वियस है कि सहूलियत बढ़ी है। हमने बात की डीजीपी चंडीगढ़ सुरेंद्र यादव जी से, जिनका कहना है कि तीनों नए कानूनों को लागू करने में वो गौरवान्वित तो महसूस कर ही रहे हैं, लेकिन चुनौतियां भी रहें और अब आगे के समय में इसको और ज़्यादा प्रभावी तरीके से लागू करना है। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, चंडीगढ़। और देश भर में मौसम में बदलाव आ चुका है और उत्तर भारत में ठंड का असर बढ़ने लगा है। पिछले कुछ दिनों में उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में तापमान में गिरावट देखी गई है, जिससे सर्दी का प्रभाव दिखने लगा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है, जिसके कारण मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मध्य पाकिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 2 दिनों में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। आईएमडी ने कल से उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर चलने की भी संभावना जताई है। आईएमडी के वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा है कि सोमवार से दिल्ली एनसीआर में तापमान में कमी आने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में कल से 14 दिसंबर तक शीतलहर की संभावना है, जबकि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 दिसंबर से शीतलहर की संभावना है। इधर हिमाचल प्रदेश के शिमला में ताज़ा बर्फबारी हुई, जिससे इलाके में ठंड बढ़ गई है और आसपास के इलाकों में भी ठंड बढ़ने की संभावना है। जैसे ही से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकलेगा 9 के बाद, तो फिर नॉर्थ वेस्टर्ली विंड आएंगी, उसके बाद टेम्परेचर्स में गिरावट आ जाएगी। तो उसके बाद हमारा अनुमान है कि जब टेम्परेचर गिरेंगे, कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कोल्ड वेव कंडीशंस भी आ सकती है। जैसे हम कोल्ड वेव कंडीशंस कब कहते हैं? जब जो हमारे मिनिमम टेम्परेचर्स हैं 10 डिग्री हों और उनका जो डिपार्चर नॉर्मल से है, जैसे हम लंबे समय का जो आज का टेम्परेचर देखें 30, 40 या 50 साल का, उससे जो डिपार्चर है 4.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो, डिपार्चर में नेगेटिव में। और जम्मू कश्मीर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुत्व को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है।
उन्होंने हिंदुत्व को एक बीमारी बताया है। भाजपा ने इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर कड़ी निंदा की है। भाजपा नेता रविंदर रैना ने इल्तिजा मुफ्ती से उनकी टिप्पणी के लिए माफी की मांग की है। बहुत ही अमर्यादित भाषा का प्रयोग पीडीपी की लीडर ने किया है। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। राजनीति में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग, अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उन्हें इस बात को लेकर माफी मांगनी चाहिए। उनका ट्वीट संविधान का भी उल्लंघन करता है और जो सामाजिक आपसी भाईचारा है उसको भी ठेस पहुंचाने की एक साजिश है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अधिवक्ता संजीव नासियार को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के उपाध्यक्ष पद से तत्काल हटाने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त बार काउंसिल के सचिव को नासियार की एलएलबी की प्रामाणिकता की केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई से जांच का अनुरोध करने का निर्देश भी दिया गया है। नासियार आम आदमी पार्टी के कानूनी सेल के प्रमुख भी हैं। वे फर्जी डिग्री बनाने जैसे आरोपों पर जांच का सामना कर रहे हैं। गौरतलब है कि 7 दिसंबर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एक बैठक हुई। इसके बाद बीसीआई ने ये निर्देश दिया कि निर्देश में बीसीआई ने लिखा कि 7 दिसंबर को हुई बैठक में देव अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा दिल्ली बार काउंसिल के उपाध्यक्ष संजीव नासियार को जारी की गई एलएलबी की डिग्री में अनियमितताओं के आरोपों के संबंध में तत्काल और निर्णायक कार्रवाई करने का फैसला लिया है। ये निर्णय 3 सितंबर 2024 के संकल्प के अनुसार गठित एक उप समिति द्वारा की गई जांच और रिट याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के जवाब में लिया गया है। बीसीआई द्वारा जारी आदेश के मुताबिक एक जांच में संजीव नासियार की डिग्री से जुड़े अभिलेखों में जरूरी और साफ विसंगतियां पाई गई हैं। पीएमबी गुजराती आर्ट्स एंड लॉ कॉलेज इंदौर के निरीक्षण में पता चला है कि कॉलेज को संबंधित अवधि के दौरान एलएलबी ऑनर्स संचालित करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की आवाज आज बुलंदी पर है। भारत दुनिया की महाशक्ति तो है ही, पर हमने एक रास्ता चुन लिया है। वो रास्ता चुन लिया है विकसित भारत का। 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होगा। देश के सामने कुछ ऐसे संकट आ रहे हैं जो हम भांप रहे हैं। कुछ ताकतें हैं देश में और विदेश में, वो संगठित रूप से धन बल के आधार पर नैरेटिव बढ़ाकर यंत्र तंत्र का उपयोग कर भारत को चोटिल करना चाहते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को चोटिल करना चाहते हैं, हमारी संस्थाओं को निष्क्रिय करना चाहते हैं। हमारी संस्कृति कहती है कि कुछ अवसर आते हैं जब ऐसी ताकतों को कुचलना पड़ता है, उन पर कुठाराघात करना पड़ता है और प्रतिघात भी करना पड़ता है कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। और वहीं 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर रेलवे की ओर से भी व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं का निरीक्षण किया। महाकुंभ 2025 के लिए रेलवे की तरफ से व्यापक तैयारियां की गई हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। रेलवे की ओर से महाकुंभ को देखते हुए विशेष इंतजामात किए जा रहे हैं। रेलवे के इंतजामों का खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुआयना किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने झूसी रेलवे स्टेशन पर किए गए विकास कार्यों, सुरक्षा प्रणाली और आपात स्थिति का जायजा लिया और इसके बाद गंगा नदी पर बने प्रयागराज वाराणसी पुल का निरीक्षण किया। रेल मंत्री ने फाफामऊ रेलवे स्टेशन पर चलाए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। यात्रियों के लिए रेलवे की तरफ से विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। महापर्व है, इसके लिए रेलवे की तरफ से विस्तृत तैयारी की गई है और इस बार जो आशा कर रहे हैं कि 4 जो बड़े स्नान वाले दिन हैं, उन चारों दिन बड़ी संख्या में देश भर से भक्त आएंगे, तो उनके लिए जो व्यवस्था है पूरी तरह से एक डिटेल्ड व्यवस्था की गई है।
महाकुंभ 2025 को सफल बनाने के लिए रेल मंत्रालय पिछले 2 साल से तैयारियों में जुटा है। रेलवे अब तक 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि यात्री सुविधाओं के निर्माण पर खर्च कर चुका है। रेल परिचालन सुगम हो सके, इसके लिए 21 रोड ओवरब्रिज और रोड अंडर ब्रिजों का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए 13,000 ट्रेनें चलाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। महाकुंभ के दौरान कम दूरी की मेमू ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। 3,000 स्पेशल ट्रेन चलेंगी और करीब 10,000 रेगुलर ट्रेन होंगी, जो कि महाकुंभ के आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को सेवा देंगी। कुल मिला के 13,000 गाड़ियां इस समय के लिए तैयार की गई है। पूरे देश भर से गाड़ियों को रिक्विजिशन किया गया है। महाकुंभ के लिए बहुत ध्यान रखा गया है कि कौन सी जगह, कौन सी भी गाड़ी में इंजन का रिवर्सल करने का समस्या न रहे। इसके लिए मेमू गाड़ियां 16 कोच वाली देश भर में जहां पर भी थी, सब जगह लाके अपने महाकुंभ के लिए लाई जा रही है। रेल मंत्री ने प्रयागराज में रैपिड एक्शन टीम, क्विक रिस्पांस टीम और फायर फाइटिंग टीम के कर्मचारियों से बातचीत की। उन्होंने उत्तर मध्य रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक की और डीएफसी के कंट्रोल सेंटर कार्यों के बारे में जानकारी ली। रेल मंत्री ने कहा कि रेल मंत्रालय अयोध्या, चित्रकूट और विंध्याचल के लिए भी ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें चलाने की योजना पर काम कर रहा है। अश्विनी वैष्णव ने महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त बनाने और सभी के लिए मेडिकल सुविधाएं प्रदान करने की भी बात कही। वाराणसी से हरिकेश बहादुर और प्रयागराज से आशुतोष शुक्ला के साथ अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में बताया कि रेल महाकुंभ के लिए कितनी तैयार है। कई रेल मार्गों पर दोहरीकरण पूर्ण किया गया है। एक रेलवे ब्रिज जो काफी पुराना प्रोजेक्ट था, वो भी पूर्ण हो गया है और साथ ही कई नई ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार जी वाराणसी में हैं और खास यह है कि महाकुंभ के लिए किस तरह की तैयारी रेलवे कर रहा है, उस पर निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं। ये क्या क्या योजनाएं हैं जो वाराणसी और इलाहाबाद यानी प्रयागराज के बीच में हैं, जो आप लोग पूरा कर ले रहे हैं? जो हमारा जो वाराणसी से प्रयागराज का जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का जो डबलिंग है वो पूर्ण हो चुका है और ऑलरेडी 9 तारीख से उसमें एनआई का कार्य शुरू हो गया और 11 तारीख को सीआरएस महोदय द्वारा उसका इंस्पेक्शन कर लिया जाएगा। भारतीय रेलवे में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक मुहिम चलाई है, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को स्पीड अप करने की, वो आप देख सकते हैं कि वो कार्य आज जमीन पर हैं और हम लोग इन कार्यों को आगे देख रहे हैं। और आज एक बहुत गौरव की बात है कि जिसमें जो कि माननीय रेल मंत्री जी आज इसका निरीक्षण करेंगे और ये 11 तारीख से इसको सीआरएस द्वारा कर लिया जाएगा। तो इसके द्वारा जो हमारी नंबर ऑफ ट्रेन्स जो हैं, जो कि वाराणसी और मंडवाडीह और प्रयागराज के बीच में चलेंगी, वो जस्ट डबल हो जाएंगी और यही हमारा उद्देश्य है कि हम यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे पाएँ। जब कुंभ में लोग आएंगे तो फिर काशी में भी आएंगे ही। तो रेलवे अलग से व्यवस्थाएं कर रहा है तीर्थयात्रियों के लिए, वो क्या व्यवस्थाएं हैं काशी में खासतौर से? स्पेशली स्पेशल ट्रेन्स हैं। कई स्पेशल ट्रेन्स तो हम लोगों ने रिंग सर्विस बना दी है कि वो प्रयाग से बनारस, बनारस से जौनपुर, अयोध्या, फिर पुणे प्रयाग। और इसमें भी एक्सपेरिमेंट ऐसे नहीं है, एक क्लॉकवाइज चलेगी, एक एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, बनारस स्टेशन। उधर नेपाल के लुम्बिनी में भारत नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। महोत्सव में भारत और नेपाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं की झलक देखने को मिली। महोत्सव का उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने अनूठे और घनिष्ठ संबंधों को मजबूत करना था। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बौद्ध धर्म पर आधारित कथक नृत्य गायन था, जिसे शिखा शर्मा के नेतृत्व में भारत के 8 सदस्यीय दल ने प्रस्तुत किया। इसवोजन रघुवंशी और उनके समूह ने पारंपरिक नेपाली नृत्य प्रस्तुतियां दी। इस महोत्सव के पहले भाग के अंतर्गत 8 दिसंबर को सुबह लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय में भारत और नेपाल की बौद्ध सांस्कृतिक विरासत शीर्षक से एक एकेडमिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। संगोष्ठी में भारत और नेपाल के प्रख्यात बौद्ध विद्वान शामिल थे। नेपाल और भारत की सदियों पुरानी सांझी विरासत, संस्कृति और आस्था
हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और ये पूंजी जितनी समृद्ध होगी हम उतने ही प्रभावी ढंग से मिलकर दुनिया तक भगवान बुद्ध का संदेश पहुंचा सकते हैं, दुनिया को दिशा दे सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि आज के इस आयोजन से हम साथ मिलकर एक कदम और आगे बढ़े हैं। भारत और नॉर्वे के उद्योग पर केंद्रित एक कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए। मुंबई में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पीयूष गोयल ने दोनों देशों के कई सीईओ के साथ बातचीत की। पीयूष गोयल ने कार्यक्रम की तस्वीरों को साझा करते हुए इसे सार्थक बताया। भारत के सकारात्मक माहौल को रेखांकित करते हुए पीयूष गोयल ने नॉर्वे के उद्योग जगत को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के साथ भारत के संबंधों पर प्रकाश डालते हुए खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध को और गहरा करने पर जोर दिया। बहरीन की राजधानी मनामा में आज 20वें IISS मनामा सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने ये बातें कही। उन्होंने इस क्षेत्र को भारत के लिए ऊर्जा क्षेत्र और अर्थव्यवस्था का प्रमुख साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के साथ भारत के प्रौद्योगिकी साझेदारी में भी बढ़ोतरी हो रही है। Is concerned, as Dr. Gegerich said, we have a long history, a contemporary sense of the importance of this region for us. It is a region, and here I'm now talking of the GCC nations only. I mean, if I add Iran and Iraq, the numbers would be higher. It is a region where we do about 170 to 180 billion dollars worth of trade every year, where there is an Indian diaspora today of about 10 million people and growing, which is for us not just a key energy partner, but a broader economic partner, a very crucial source of investment, and increasingly an important technology collaborator. और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचारों के खिलाफ रविवार को कोलकाता, श्रीनगर, गाजियाबाद और अलीगढ़ सहित देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किए गए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की और बांग्लादेश की सरकार से हिंदुओं की रक्षा सुनिश्चित करने को कहा। वहीं जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में हिंदू समूहों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर सड़कों पर विरोध मार्च निकाला और मामले में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से हस्तक्षेप की मांग की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंदू संगठनों ने हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन किए और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात की। इसके अलावा हिंदू संगठन करणी सेना ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी भारी विरोध प्रदर्शन किए। इन विरोध प्रदर्शनों में कई जगहों पर साधु संतों ने भी हिस्सा लिया। विरोध प्रदर्शनों के दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो पाए, इसको लेकर सुरक्षा में पुलिस बल को भी तैनात किया गया। प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोग भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। बता दें कि बांग्लादेश में यूनुस सरकार के सत्ता में आने के बाद हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा की घटनाएं घट रही हैं। इस्कॉन के मंदिरों पर हमले हुए हैं और मूर्तियों से तोड़फोड़ की गई है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों और हमलों के खिलाफ रविवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाए जाने और भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वाले बयानों की निंदा की। साथ ही लोगों से बांग्लादेशी उत्पादों का बहिष्कार करने का आग्रह किया और भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर कड़े एक्शन की मांग की। 11 दिनों के भीषण संघर्ष के बाद विद्रोही गुटों ने सीरिया पर कब्जा कर लिया। राजधानी दमिश्क में कब्जे से पहले राष्ट्रपति असद किसी अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। विद्रोहियों ने जेल में बंद कैदियों को रिहा कर दिया है, तो असद परिवार के 50 साल के शासन के खात्मे के बाद जनता वहां पर खुशी मना रही है। सीरिया के प्रधानमंत्री देश में ही रुके हुए हैं और उन्होंने नई चुनी जाने वाली सरकार के साथ मिलकर काम करने की बात कही है। सीरिया के पूरे घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। शनिवार रविवार की दरमियानी रात को विद्रोहियों के राजधानी दमिश्क में दाखिल होने और राष्ट्रपति असद के अज्ञात स्थान के लिए उड़ान भरने के साथ सीरिया पर उनके परिवार के करीब 50 साल के विवादित शासन का अंत हो गया।
पिछले कुछ दिनों में विद्रोहियों द्वारा किए गए अप्रत्याशित और तेज हमलों के सामने सीरिया की सेना कमजोर साबित हुई। उत्तर पश्चिम के एक बड़े हिस्से पर कब्जे के बाद जब विद्रोही दमिश्क में दाखिल हुए तो सेना के जवानों को मोर्चा नहीं देश छोड़कर जाते देखा गया। दमिश्क की सड़कों पर नजारा बदल चुका था। टैंक पर जश्न मनाते विद्रोही और उमैयद चौराहे पर खुशी जाहिर करती जनता सीरिया में नई सत्ता का स्वागत कर रही थी। विद्रोहियों ने जेलों में बंद कैदियों को आजाद कर दिया और प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली ने ऐलान किया कि वो देश में ही रहेंगे और जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उसके साथ मिलकर काम करेंगे। सीरिया में बदलते हालात पर पूरी दुनिया की नजर है। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के दूत गियर फेडरसन ने सीरिया की आवाम से एकता बनाए रखने और मानवाधिकारों की रक्षा की अपील की है। मेरी सीरिया की आवाम से अपील है कि वे एकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों के सम्मान को प्राथमिकता दें, जिससे वे अपने समाज का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। रूसी रक्षा मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रपति बशर अल असद के अपदस्थ होने की बात की स्थिति में रूस अन्य सशस्त्र भागीदारों के साथ बातचीत कर रहा है, जिससे कि सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण संभव हो सके। इस बीच अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष की वजह से रूस ने असद सरकार को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। विद्रोहियों ने राष्ट्रपति भवन सहित शहर की प्रमुख सरकारी इमारतों पर अपना नियंत्रण कर लिया है। असद के देश छोड़ने के बाद राजधानी दमिश्क में मौजूद उनके आवास में सीरियाई नागरिक घुस गए। नागरिकों ने राष्ट्रपति भवन में लूटपाट की और वहां मौजूद सामान साथ ले गए। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए लड़ाई चल रही थी। 27 नवंबर को सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। 1 दिसंबर को सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। 5 दिसंबर को हमा शहर पर नियंत्रण, 6 दिसंबर को दारा शहर, 7 दिसंबर को होम्स पर कब्जा और अंततः 8 दिसंबर को राजधानी दमिश्क और राष्ट्रपति भवन पर कब्जे के साथ बशर अल असद के शासन का अंत हो गया। ताज़ा संघर्ष की वजह से अब तक 3,70,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और वहीं सीरिया में विद्रोहियों ने राष्ट्रपति बशर अल असद का तख्ता पलट कर दिया है। असद परिवार के सीरिया पर 50 साल तक लंबे चले शासन के खात्मे को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐतिहासिक बताया। इस घटनाक्रम के बीच नेतन्याहू ने रविवार को सीरिया की सीमा के पास के इलाकों का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि इजराइल और सीरिया के बीच 1974 का समझौता समाप्त हो गया है। इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेना को बफर जोन के क्षेत्रों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया है। Collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. This collapse is a direct result of our forceful action against Hezbollah and Iran, Assad's main supporters. It set off a chain reaction of all those who want to free themselves from this tyranny and its suppression. But it also means we have to take action against possible threats. One of them is the collapse of the Separation of Forces Agreement from 1974 between Israel and Syria. This agreement held for 50 years. Last night it collapsed. We gave the Israeli army the order to take over these positions to ensure that no hostile force embeds itself right next to the border of Israel. If we can establish neighborly relations and a peaceful relations with the new forces emerging in Syria. और वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी देख पर्यटक के चेहरे खिल गए हैं। मनाली घूमने आए सैलानी भी बर्फबारी का आनंद उठाते हुए दिखे। बर्फ के हल्के फाहे के बीच खड़े होकर पर्यटकों ने बर्फबारी का मजा लिया। शिमला समेत ऊंचाई वाले इलाकों में भी हल्की बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। किसान, बागवान और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग भी कुछ दिनों से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। इससे स्थानीय लोगों की आमदनी बढ़ेगी और फसलों की पैदावार अच्छी होगी। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश ने 11वीं बाजी अपने नाम कर ली है। 14 दौर के मैच में खेले गए 11वें मैच में जीत के साथ ही गुकेश ने 6-5 की बढ़त हासिल कर ली है। अब गुकेश चैंपियन बनने से अब केवल 1.5 अंक पीछे हैं। इस $25 लाख इनामी प्रतियोगिता में
अब केवल 3 दौर की बाजी खेली जानी बाकी है। अगर 14 दौर के बाद भी मुकाबला बराबरी पर रहता है तो विजेता का निर्धारण करने के लिए टाइम कंट्रोल के आधार पर मैच खेला जाएगा। चीन के 32 वर्षीय ली रेन ने शुरुआती मैच जीता था, जबकि भारत के 18 वर्षीय ग्रैंडमास्टर गुकेश तीसरे मैच में विजयी रहे थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।